नमस्ते। कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम अध्याय 4 ऊष्मा भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के भाग 1 में हमने देखा कि गर्म तथा ठंडी वस्तुओं के ताप का पता हम केवल स्पर्श करके नहीं लगा सकते। उनका सही पता लगाने के लिए हम विशेष उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम तापमापी कहते हैं। मानव शरीर के ताप का पता लगाने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अन्य द्रवों तथा अन्य वस्तुओं के ताप का पता हम प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा लगाते हैं। चालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। और ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन की प्रक्रिया द्वारा ही स्थानांतरित होती है। हमने पिछले भाग 1 में भी देखा था, ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे को स्थानांतरित होती है। हम इसे इस प्रयोग द्वारा भी समझ सकते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेंगे। कुछ वस्तुएं जैसे कि इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल तथा डिवाइडर इकट्ठे करेंगे। अब इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोएंगे और कुछ देर तक वेट करेंगे और उसके बाद दूसरे सिरे को छूकर देखेंगे कि इस पर गर्म पानी का क्या प्रभाव हुआ है, इसमें ऊष्मा का चलन हुआ है या नहीं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, विभिन्न वस्तुएं स्केल, पेंसिल, स्टील की चम्मच, डिवाइडर, इन सभी को बीकर में एक गर्म पानी में उनके एक सिरे को गर्म पानी में डुबोया गया है। आइए सारणी के माध्यम समझते हैं इन पर क्या प्रभाव हुआ। स्टील की चम्मच जो कि धातु की बनी है, इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, यानी इसमें ऊष्मा का चलन हुआ है। प्लास्टिक की स्केल जो प्लास्टिक की बनी है, इसमें ऊष्मा का चलन नहीं हुआ है। पेंसिल जो लकड़ी की बनी है, इसमें ऊष्मा का चलन नहीं हुआ है, यानी दूसरा सिरा गर्म नहीं है। डिवाइडर जो धातु की बनी है, इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जो ऊष्मा की चालक है या कुचालक है? आइए देखते हैं ऊष्मा का प्रवाह किसमें आसानी से होता है और किसमें नहीं होता है। ऊष्मा का चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, लोहा तथा कॉपर, ये सब क्या है? ऊष्मा का चालक हैं। ऊष्मा के कुचालक ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, यानी उनमें से आसानी से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, उसे ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इन्हें कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। पानी तथा वायु जो है ऊष्मा की कुचालक है। गतिविधि: गोल पेंदे का फ्लास्क लेंगे, इसे पानी से 2/3 भरेंगे, इसको किसी तिपाई या स्टैंड पर रखेंगे। फ्लास्कों को रखने का ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल रखेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, फ्लास्क इसमें पानी है और इसको हमने स्टैंड पर रखा है और इसके नीचे एक बर्नर रखा है जिससे कि पानी जो है ऊष्मा पाकर गर्म हो सके। अब जैसे ही जल गर्म होता है, पानी को हम जब गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है और फिर यह जल भी ऊपर होकर उठता है और इसके आसपास से जल जो है फिर से इसका स्थान इस स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं, यानी द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन के माध्यम से ही होता है। एक गतिविधि और देखते हैं। एक मोमबत्ती जलाएंगे, इस पर अपना एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ जो है साइड में रखेंगे। अब दोनों हाथों में हमें समान गर्मी का अनुभव नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? एक हाथ अधिक गर्मी अनुभव करता है और एक हाथ कम गर्मी अनुभव करता है। ऊपर की ओर की वायु जो होती है संवहन द्वारा गर्म हो जाती है और ज्वाला से ऊपर का हाथ जो होता है गर्मी अनुभव करता है। ऐसे ही जो साइड की वायु होती है वो संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए यह वायु जो है लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है हमें। जो हमारा हाथ ज्वाला के ऊपर है वो वहाँ की वायु जो संवहन के द्वारा गर्म हो जाती है
और जो साइड में जो हाथ है वहाँ की वायु जो संवहन के द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए हमें कम गर्मी का अनुभव होता है। समुद्री क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं एक घटना अनुभव करते हैं जिसमें समुद्र समीर दिन के समय स्थल जो होता है जल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर जो ठंडी वायु होती है वो स्थल की ओर बहती है, यानी स्थल की ओर की वायु समुद्र की ओर, समुद्र की ओर की वायु स्थल की ओर बहती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर और से आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, समुद्र की ओर की वायु ठंडी वायु जो है स्थल की ओर जा रही है और स्थल की ओर की गर्म वायु जो है समुद्र की ओर आई है। ये चक्र जो चलता रहता है इसे समुद्र समीर कहा जाता है। इसलिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं अपने घरों के जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो समुद्र की तरफ बनाते हैं, जिससे कि ठंडी हवा इनके घरों में आसानी से आ जाए। थल समीर किसे कहता है? रात्रि में यह प्रक्रिया ठीक विपरीत हो जाती है। समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा में धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यह क्या कहलाता है? थल समीर कहलाता है। यानी जो रात्रि के समय में जो पानी गर्म हो जाता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है समुद्र का, है ना। अब इसे हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। जो स्थल की ओर की ठंडी वायु है वो समुद्र की ओर गति करती है और समुद्र की ओर की गर्म वायु स्थल की ओर गति करती है। यह चक्र भी लगातार चलता रहता है। जब भी हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी अनुभव होती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? ये चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब विकिरण क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसी वायु नहीं होती है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा जो एक अन्य प्रक्रिया द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रिया द्वारा यानी विकिरण द्वारा ही ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर कोई बर्तन हम रख देते हैं तो क्या होता है? ठंडा होते समय क्या करता है? अपनी कुछ ऊष्मा को जो है विकिरण के रूप में परिवेश को स्थानांतरित कर देता है, यानी वायुमंडल में स्थानांतरित कर देता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करता है और वातावरण को ऊष्मा को दे देता है, यानी विकिरण के माध्यम से ही हम ऊष्मा को स्थानांतरित कर देते हैं। सभी गर्म पिंड जो होते हैं विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, ऊष्मा को फैलाते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इनका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है या कुछ भाग तो टकराकर वापस लौट जाता है और कुछ भाग जो है अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग पारगत हो जाता है, यानी कि इनमें से निकलकर चला जाता है। और ऊष्मा का जो भाग अवशोषित हुआ है उसके कारण ही क्या होता है? वस्तु का जो ताप यानी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। अब सर्दियों में हम क्या करते हैं? सर्दियों और गर्मियों में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्यों हम हल्के व गहरे रंग के अलग अलग मौसम में अलग अलग वातावरण में पहनते हैं कपड़े? गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? आइए देखते हैं इस प्रयोग के माध्यम से। गतिविधि: टीन के एक जैसे दो डब्बे लेंगे, इनमें से एक के बाहरी आवरण को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद करेंगे, सफ़ेद कलर से रंग देंगे। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में क्या करेंगे? पानी भरेंगे और इन्हें दोपहर के समय 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। अब दोनों डिब्बों में जो पानी भरा है उन दोनों पानी का टेम्परेचर नोट करेंगे। अब दोनों के टेम्परेचर में क्या है? अंतर अनुभव होता है। जिस डिब्बे का बाहरी आवरण काला था उसका पानी ज़्यादा गर्म था और जिस डिब्बे का बाहरी पृष्ठ सफ़ेद था उसका पानी गर्म था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसका बाहरी आवरण काला था उसने ऊष्मा का अवशोषण अधिक किया और जिसका पृष्ठ सफ़ेद था उसने ऊष्मा का अवशोषण कम किया। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, टिन के 2 डब्बे, एक का बाहरी पृष्ठ काला है और एक का बाहरी पृष्ठ क्या है? कैसा है? सफ़ेद है। अब इन्हीं दोनों डिब्बों में क्या करेंगे? समान मात्रा में समान टेम्परेचर का लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी भर लेंगे। अब इन दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया वाले स्थान पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे कि इन डिब्बे पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन डिब्बों का जो पानी है उनका टेम्परेचर फिर से चेक करेंगे। इन दोनों डिब्बों में से
जो सफ़ेद रंग के डिब्बा था उसके पानी का ताप कम था और जो गहरे रंग का डब्बा था उसका ताप अधिक था थोड़ा। इसलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये आरामदायक होते हैं। और गहरे रंग के वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो हमें सर्दी कम अनुभव होती है। हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करते हैं, यानी ऊष्मा को वापस से लौटा देते हैं। इसलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। ऐसे ही सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा रोधी है। इसके अतिरिक्त क्या होती है, ऊन के रेशों के बीच में जो है वायु फंसी रहती है। ये वायु जो है हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश में, ठंडे वातावरण में जाने से रोकती है। इसलिए हमें क्या होती है, गर्मी अनुभव होती है ऊनी वस्त्र पहनने के बाद। ऐसे ही यदि आपको एक मोटे कंबल का चुनाव करना हो या 2 पतले कंबलों का चुनाव करना हो तो आप किसका करेंगे? हम 2 पतले कंबलों का चुनाव करेंगे, क्योंकि 2 पतले कंबलों के बीच में वायु की एक परत होती है और वायु क्या करती है, ऊष्मा रोधी होती है, यानी वायु जो है ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे हमें क्या, हमारे शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है और हमें सर्दी कम अनुभव होती है। हमने जो भी इस अध्याय में सीखा उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, चालन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, चालक एवं कुचालक किसे कहते हैं? प्रश्न 3, मानव शरीर का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? प्रश्न 4, संवहन किसे कहते हैं? प्रश्न 5, थल समीर व समुद्र समीर किसे कहते हैं? प्रश्न 6, डॉक्टरी थर्मामीटर व प्रयोगशाला तापमापी में अंतर व समानताएं बताइए।